हमारी और आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का परिसर अगर साफ सुथरा रहता है, रात में रोशनी से जगमगाता है, चौबीसों घंटे वॉचमैन रखवाली करता है, नगर पालिका का पानी हर फ्लैट में रेगुलर आता है, नगर पालिका की गाड़ी हर दिन कचरा उठाने के लिए आती है, तो जानते हैं किसके बदौलत? हम और आप हर महीने अपनी सोसाइटी को जो मेंटेनेंस देते हैं ना, उसके बदौलत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में, जहां हम महाराष्ट्र के हाउसिंग सोसाइटी के हर राज को खोलते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रजनीशकांत और आज की वीडियो है एक ऐसे टॉपिक पर जो हर सोसाइटी मेंबर के दिमाग में घूमता है। मेंटेनेंस चार्ज क्यों देते हैं हम? ज्यादातर लोग तो बस महीने के अंत में बिल आता देख कर दे देते हैं, लेकिन असली वजह वो तो 90% लोग नहीं जानते हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि यह सिर्फ सोसाइटी कमेटी का पैसा कमाने का धंधा है या फिर कानून का जाल है? आज हम इस खास वीडियो में सब क्लियर करेंगे, एमसीएस एक्ट से लेकर रियल लाइफ स्टोरी तक सब कुछ। अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कानूनी आधार। दोस्तों, सबसे पहले मेंटेनेंस चार्ज का कानूनी आधार समझते हैं। मेंटेनेंस चार्ज कोई नई चीज नहीं है। यह महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 यानी एमसीएस एक्ट 1960 की धारा 79A से आता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद जनरल बॉडी मीटिंग में ही मेंटेनेंस का रेट फिक्स होता है, आमतौर पर 1 से 2 रुपया प्रति स्क्वायर फीट, लेकिन यह सर्विसेज पर डिपेंड करता है। आप कमेंट में बताइए कि आप प्रति स्क्वायर फीट कितना मेंटेनेंस देते हैं हर महीने। अब सवाल है कि मेंटेनेंस हम क्यों देते हैं? क्योंकि सोसाइटी एक कोऑपरेटिव बॉडी है। इसमें सबका अपना अपना घर तो होता है, लेकिन कॉमन एरिया भी सबका होता है। सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट मेंटेनेंस, गार्डन क्लीनिंग, वाटर पंप, परिसर की लाइटिंग, परिसर की साफ सफाई, ये सब कॉमन है ना। अगर न दे तो सोसाइटी कैसे चलेगी? बिना फंड के तो लाइट भी नहीं जल सकती, नहीं घरों में पानी आ सकता है और नहीं साफ सफाई रह सकती है। हाउसिंग सोसाइटी को लेकर के एक फैक्ट मैं आपसे शेयर करता हूं। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा सोसाइटियां हैं और हर साल करोड़ों का मेंटेनेंस फंड यूज होता है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि यह फंड सिर्फ सोसाइटी के बैंक अकाउंट में जाता है, न कि किसी के पॉकेट में। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के बाद सोसाइटी को अपना बैंक खाता खुलवाना होता है। बैंक खाता ऑपरेट करने का अधिकार सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर को होता है। बैंक इन तीनों का दस्तखत लेता है, उनका मोबाइल नंबर लेता है और फॉर्म भी भरवाता है। सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी बदलने पर नई कमेटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का दस्तखत होता है और मोबाइल नंबर दर्ज होता है। ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑडिट भी होता है। अगर कमेटी गड़बड़ी करे तो धारा 146 के तहत जेल भी हो सकती है। यहां मैं आपको एक हाउसिंग सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूं कि मेंटेनेंस बिल में क्या क्या शामिल होता है, किन किन काम के लिए पैसे वसूले जाते हैं। मेंटेनेंस में हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट मालिक से हर महीने मेंटेनेंस शुल्क के तौर पर 600 रुपया वसूला जा रहा है। इस शुल्क से वसूले गए पैसों का इस्तेमाल बिल्डिंग की रोजमर्रा की देखभाल जैसे सफाई, लाइटिंग, सुरक्षा आदि पर खर्च किया जाएगा। दूसरा है सिंकिंग फंड। इसके तौर पर 21 रुपया हर महीने लिया जा रहा है। इससे वसूले गए पैसों का इस्तेमाल दीर्घकालिक मरम्मत जैसे कि लिफ्ट, छत, पाइपलाइन आदि के लिए किया जाएगा। तीसरा है मरम्मत कोष यानी रिपेयर्स फंड के तौर पर 42 रुपया लिया जा रहा है। इससे जमा हुए पैसों का इस्तेमाल छोटी मोटी मरम्मत जैसे पेंटिंग, लीकेज, बिजली फिटिंग आदि के लिए किया जाएगा। चौथा है नगर पालिका जल कर यानी म्यूनिसिपल वाटर टैक्स के तौर पर 120 रुपये वसूला जा रहा है। इससे इकट्ठा किए गए पैसों से नगर पालिका द्वारा लिए जाने वाले पानी का बिल चुकाया जाएगा। आपको बता दूं कि जो वाटर टैक्स है वो सोसाइटी तय नहीं करती है, बल्कि नगर पालिका तय करता है। फिर है पार्किंग शुल्क। पार्किंग के लिए ली जाती है। अगर आप पार्किंग स्थल लेंगे सोसाइटीज में तो आपको पार्किंग शुल्क देना होता है और पार्किंग शुल्क तय करने का अधिकार सोसाइटी कमेटी की होती है। गैर आवास शुल्क यानी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेज। यदि फ्लैट किराए पर हो तब यह लिया जाता है। अगर फ्लैट किराए पर नहीं हो तो यह नहीं वसूला जाता है और गैर आवास शुल्क तय करने का अधिकार सोसाइटी की कमेटी को होता है। वार्षिक समारोह शुल्क यानी एनुअल फंक्शन चार्जेज 140 रुपया वसूला जा रहा है हर महीने। समारोह के आयोजन पर इससे मिले पैसों को खर्च किया जाएगा।
फिर है पेंट या कलर कोर्स यानी कलर फंड, इसके लिए 42 रुपया वसूला जा रहा है। बिल्डिंग की पेंटिंग या रंगाई के लिए जमा की जाने वाली राशि है ये। फिर है शिक्षा और प्रशिक्षण कोर्स यानी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड, इसके लिए हर महीने 10 रुपया वसूला जा रहा है। आपसे भी वसूला जाता होगा, आप अपने मेंटेनेंस बिल को जरूर देखें। लेकिन क्यों वसूला जाता है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? सोसाइटी में सदस्यों के लिए हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ी जानकारी के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए खर्च किया जाता है। इससे मिले हुए पैसों को अपनी कमेटी से जरूर पूछे कि इस फंड का इस्तेमाल हाल फिलहाल में किया गया है या नहीं किया गया है, और इस फंड का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाता है, और इस फंड से मेंटेनेंस देने वालों को क्या फायदा होता है। फिर है चेक रिटर्न शुल्क, इसमें शून्य शुल्क वसूला गया है। पहले कभी चेक बाउंस हुआ होगा उसी पर पेनाल्टी देना होता है मेंबर्स को। फिर है अन्य शुल्क या दंड, जो ऊपर शुल्क बताया गया है उससे अलग अगर कोई शुल्क देना हो तो अन्य शुल्क में शामिल होता है। जिस मेंबर की हम जानकारी दे रहे हैं उस मेंबर से एक भी अन्य शुल्क नहीं वसूला जा रहा है। कुल मिलाकर 415 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल वाले इस फ्लैट से हर महीने 975 रुपए मेंटेनेंस लिया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये मेंटेनेंस सही लिया जा रहा है या फिर ज्यादा लिया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। अब इसमें से खास शुल्क के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। पहला है मेंटेनेंस शुल्क, मतलब यह सब मुख्य शुल्क होता है। इसका उपयोग सोसाइटी के रोजमर्रा के खर्चों में किया जाता है, जैसे सफाई कर्मचारी की तनख्वाह, लाइट बिल, कॉमन एरिया में गार्ड की तनख्वाह, लिफ्ट की सामान्य देखभाल, गार्डन की देखभाल, अन्य सामान्य सेवाएं। यह मासिक और जरूरी होता है। दूसरा है सिंकिंग फंड, मतलब यह एक प्रकार की दीर्घकालिक बचत होती है जो सोसाइटी भविष्य में किसी बड़ी मरम्मत या खर्च के लिए जमा करती है, जैसे लिफ्ट लगवाना, बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बड़ी मरम्मत, पाइपलाइन बदलना आदि। यह कानूनी जरूरी होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट के अनुसार। तीसरा है मरम्मत कोर्स यानी रिपेयर फंड, मतलब यह कोर्स छोटी मोटी दिनचर्या की मरम्मत के लिए होता है। दीवारों पर पेंट ठीक करना हो, लाइट फिक्सचर बदलना हो, पाइपलाइन में लीकेज ठीक करना हो, दरवाजों गेट्स की मरम्मत करवाना हो, यह सोसाइटी में नियमित रूप से लिया जाता है। फिर है नगर पालिका जल कल्याण म्यूनिसिपल वाटर टैक्स, मतलब यह वह राशि है जो सोसाइटी नगर पालिका को पानी के लिए देती है। यह एक तरह का सरकारी टैक्स होता है। यह कर सभी फ्लैटों में बांटकर लिया जाता है। पार्किंग शुल्क, मतलब अगर आपने सोसाइटी से पार्किंग स्लॉट लिया है तो आपसे इसके लिए मासिक शुल्क लिया जाता है। छठा है गैर आवास शुल्क यानी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, मतलब अगर आपका फ्लैट किराए पर है यानी आप खुद नहीं रहते तो कुछ सोसाइटियां यह अतिरिक्त शुल्क वसूलती है। सातवां है वार्षिक समारोह शुल्क एनुअल फंक्शन चार्जेस, मतलब सोसाइटी में अगर कोई त्योहार, सालाना मीटिंग या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसके लिए पैसा लिया जाता है। आठवां है कलर फंड, मतलब यह फंड बिल्डिंग की रंगाई या पेंटिंग के लिए जमा किया जाता है। बिल्डिंग की बाहरी या आंतरिक दीवारों की पेंटिंग आमतौर पर हर 5 से 7 साल में होती है, जिसकी लागत बहुत अधिक होती है। इसे कुछ महीनों तक या साल भर में किस्तों में लिया जाता है। शिक्षा और प्रशिक्षण कोर्स यानी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड, मतलब इसका उद्देश्य सोसाइटी के बच्चों या सदस्यों के लिए प्रतियोगिताएं, शिक्षण कार्यशालाएं, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, सोसाइटी के कानून उपकानून की ट्रेनिंग, कंप्यूटर या सेफ्टी या साइबर ट्रेनिंग आदि। यह राशि हर सोसाइटी में अनिवार्य नहीं होती है। हालांकि जिस मेंबर की मैं बात कर रहा हूं उस मेंबर की सोसाइटी में यह फंड वसूला जाता है। फिर है चेक रिटर्न शुल्क, मतलब अगर आपने पहले कोई मेंटेनेंस चेक दिया था और वह बाउंस हो गया यानी खाते में पैसे नहीं थे तो उसके लिए यह जुर्माना लिया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप मेंटेनेंस चेक दे सोसाइटी को तो आपके खाते में उतने पैसे होने चाहिए जितना आप पर मेंटेनेंस लगाया जाता है। फिर है अन्य शुल्क या दंड, मतलब यदि अतिरिक्त शुल्क होते हैं जैसे देर से भुगतान करने पर जुर्माना, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, तो ये सब अन्य शुल्क में शामिल होते हैं। यदि आप इस बिल के किसी मत पर आपत्ति या चर्चा करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर आप सोसाइटी की कमेटी से बात कर सकते हैं, बेझिझक बात कर सकते हैं, मौखिक तौर पर भी बात कर सकते हैं और लिखित तौर पर भी बात कर सकते हैं। एजीएम में भी बात कर सकते हैं, एसजीएम में भी बात कर सकते हैं और आम दिनों में भी बात कर सकते हैं। पहला है मेंटेनेंस शुल्क। यदि आपको लगता है कि यह शुल्क अधिक है या आप इसके उपयोग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सोसाइटी से यह पूछ सकते हैं कि यह शुल्क किस प्रकार से निर्धारित किया गया है
और क्या आपको अधिक जानकारी मिल सकती है कि यह राशि कैसे खर्च की जाती है? सुझाव: यदि बिल्डिंग में कोई विशेष सेवा जैसे स्विमिंग पूल, जिम आदि नहीं है तो आप इसे कम करने का अनुरोध कर सकते हैं। दूसरा है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का उपयोग बड़े मरम्मत कार्यों के लिए होता है, जैसे लिफ्ट या छत की मरम्मत। यदि आपको लगता है कि इस फंड का उपयोग न हो रहा हो तो आप यह पूछ सकते हैं कि पिछले साल में इसका इस्तेमाल किस लिए हुआ है और कितना बचा है। सुझाव: आप यह भी जान सकते हैं कि फंड में जमा राशि का कितना हिस्सा अब तक खर्च किया गया है। फिर है कलर फंड। पेंटिंग के लिए यह राशि ली जाती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बिल्डिंग की पेंटिंग हाल ही में नहीं हुई है या जरूरत नहीं है तो आप इसे लेकर सवाल कर सकते हैं कि यह राशि क्यों ली जा रही है। सुझाव: आप यह पूछ सकते हैं कि पेंटिंग की योजना कब की गई थी और अगला पेंट कब होगा। शिक्षा और प्रशिक्षण कोर्स यानी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड। यह राशि बच्चों या सदस्यों के लिए शैक्षिक गतिविधियों कार्यशालाओं के लिए ली जाती है। अगर आपको लगता है कि इस कोर्स का सही उपयोग नहीं हो रहा है या आपके क्षेत्र में इसका कोई खास आयोजन नहीं हुआ है तो आप यह पूछ सकते हैं कि यह राशि किसे दी जा रही है और इसका कितना हिस्सा उपयोग हुआ। सुझाव: आप यह सुझाव दे सकते हैं कि यह राशि किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग की जाए अगर शिक्षा और प्रशिक्षण गतिविधियां नहीं हो रही है तब। फिर है चेक रिटर्न शुल्क। यदि पहले किसी चेक के बाउंस होने पर यह शुल्क लिया गया है तो आप यह जान सकते हैं कि कौन से चेक पर यह शुल्क लगा था। सुझाव: यदि यह शुल्क गलती से लगा हो तो आप इसे माफ करने का अनुरोध कर सकते हैं। छठा, पार्किंग शुल्क। यदि आपको सोसाइटी परिसर में पार्किंग की आवश्यकता है और आपने इसके लिए शुल्क नहीं लिया है तो आप सोसाइटी से यह पूछ सकते हैं कि क्या पार्किंग की उपलब्धता है और इसके लिए शुल्क लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। आखिरी सुझाव: यदि आप किसी भी मद पर आपत्ति या जानकारी चाहते हैं तो आपको अपने बिल की कॉपी लेकर सोसाइटी के कार्यालय में संपर्क करना चाहिए और स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। यदि आपको लगता है कि कुछ शुल्क अनुचित है या अधिक लिया गया है तो आप सुझाव या विवाद उठाने का अधिकार रखते हैं। आपकी सभी चिंताओं का समाधान सोसाइटी के नियमों के अनुसार किया जाएगा, लेकिन संवाद स्थापित करना महत्वपूर्ण है। अब सवाल है कि क्या आपका फंड सही से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हम पैसे देते हैं मेंटेनेंस के नाम पर, हमें यह जानने का पूरा अधिकार है कि जिस मद के लिए हम मेंटेनेंस दे रहे हैं क्या उस मद में पैसे खर्च किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, और अगर पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो सही प्रक्रिया से पैसे खर्च किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, या फिर कोई घोटाला किया जा रहा है। तो ये सब देखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है जो लोग मेंटेनेंस देते हैं। मेंटेनेंस देने का मतलब होता है कि आपके हर पैसे का इस्तेमाल आपके कल्याण के लिए हो, न कि घोटाला और घपले करने के लिए या उन पैसों को बर्बाद करने के लिए फालतू के कामों पर। आप जो मेंटेनेंस देते हैं उसका फंड कैसे यूज होता है वह जानना जरूरी होता है। यहाँ हम उदाहरण के तौर पर एक हाउसिंग सोसाइटी का फंड 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कैसे यूज किया गया उसकी जानकारी दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर आय और व्यय का आंकड़ा देख सकते हैं। तो सदस्यों से संग्रह किए गए आय में क्या क्या शामिल है और कितना वसूली की गई है साल भर में वो जान लेते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस के तौर पर 4,68,000 रुपए वसूले गए। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस के तौर पर 93,300 रुपए वसूले गए। म्यूनिसिपल वाटर टैक्स के तौर पर 93,600 रुपए वसूले गए। पार्किंग चार्ज के तौर पर 22,400 रुपए वसूले गए। एनुअल फंक्शन चार्ज के तौर पर 1,09,200 रुपए वसूले गए। अदर चार्जेस के तौर पर 13,933 रुपए करीब वसूले गए। ब्याज और लाभ से कितने वसूले गए? तो बैंक में जमा ब्याज 1,16,701 रुपए, बचत खाते पर ब्याज 14,340 रुपए, ब्याज और पेनल्टी से 19,396 रुपए वसूले गए। चेक रिटर्न चार्जेस के तौर पर 348 रुपए वसूले गए और इस तरह से कुल आय हुआ 10,54,867 रुपये। अब व्यय की बात कर लेते हैं। खर्च कहां कहां किया गया और कितना किया गया। संपत्ति और स्थापना खर्च। सुरक्षा शुल्क के तौर पर 2,38,704 रुपए, बिजली शुल्क के तौर पर 1,54,310 रुपए, मरम्मत और सामान्य खर्च के तौर पर 1,25,178 रुपए, जल कर के रूप में 93,600 रुपए, स्वीपर सैलरी के तौर पर 72,145 रुपए, मेजर रिपेयर वर्क के तौर पर 63,301 रुपए, बिजली रख रखाव के तौर पर 26,583 रुपए, सफाई खर्च पर 21,718 रुपए, एजीएम और मीटिंग्स खर्च पर 21,060 रुपए, इंश्योरेंस चार्ज पर 18,562 रुपए, वाटर टैंकर चार्ज पर 9,000 रुपए, अन्य खर्च जिसमें कि टेलीफोन, प्रिंटिंग और प्रोफेशनल फीस शामिल है उस पर 5,796 रुपए खर्च किए गए। अन्य खर्च में
क्या क्या शामिल है और कितना खर्च किया गया वह भी जान लेते हैं। तो लेखा शुल्क यानी अकाउंटिंग चार्जेज 11,660, बैंक शुल्क यानी बैंक चार्जेज 819 रुपया, ऑडिट शुल्क 4,875 रुपया और कुल व्यय हुआ 10,54,867 रुपया 77 पैसा। आमतौर पर माना जाता है कि एक एवरेज सोसाइटी में मेंटेनेंस का 40% स्टाफ सैलरी पर जैसे वॉचमैन और स्वीपर की सैलरी पर, 30% मेंटेनेंस पर जैसे लिफ्ट, एएमसी, पेस्ट कंट्रोल वगैरह, 20% यूटिलिटी बिल्स जैसे बिजली, वाटर चार्ज पर खर्च होता है। बाकी 10% रिजर्व फंड यानी भविष्य के रिनोवेशन के लिए रखा जाता है। इनकम और खर्च को लेकर जो बात मैंने आपको बताई वह ज्यादातर सोसाइटी मेंबर्स नहीं जानते होंगे, क्योंकि वह एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं। तो एजीएम अटेंड करें और एजीएम एजेंडा के साथ जो बैलेंस शीट दी जाती है उसको स्टडी करें, और कोई सवाल हो तो अपने मैनेजिंग कमेटी से पूछे, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर से पूछे, लेकिन जानिए जरूर बैलेंस शीट को लेकर के। आप जो मेंटेनेंस देते हैं उनके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कितनी इनकम हो रही है, ये सब जरूर जानिए। इस पर एक मैं टिप्स आपको देना चाहता हूं। अगली मीटिंग ज्वाइन करें, फंड रिपोर्ट मांगे। रिसर्च करती है 70% मेंबर्स को फंड ब्रेकडाउन नहीं पता है, इसलिए शक होता है, लेकिन सच यह है कि बिना मेंटेनेंस के सोसाइटी घोस्ट टाउन बन जाएगी। अब सवाल है कि अगर मेंबर्स मेंटेनेंस नहीं देंगे तो सजा का क्या प्रावधान है कानून के हिसाब से। अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे तो क्या होगा। एमसीएस एक्ट की धारा 101 कहती है सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी नोटिस भेज सकती है, फिर रिकवरी सूट फाइल कर सकती है, ब्याज भी लगेगा और वर्स्ट केस में फ्लैट अटैचमेंट या नीलामी भी हो सकता है। महाराष्ट्र में हाउसिंग सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं देने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें बकाया राशि पर साधारण ब्याज शामिल है, जिसकी दर अधिकतम 21% तक हो सकती है और सोसाइटी के उपनियमों के अनुसार दंड लग सकता है। यदि सदस्य 3 महीने से अधिक समय तक भुगतान नहीं करता है तो उसे डिफॉल्टर माना जाता है और सोसाइटी कानूनी वसूली की कार्रवाई कर सकती है, जिसमें बकाया राशि की वसूली के लिए अदालत या रजिस्ट्रार के पास जाना शामिल है। इसके अलावा सोसाइटी प्रबंधन कमेटी यानी मैनेजिंग कमेटी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पानी, गैस पाइपलाइन, पार्किंग जैसी जरूरी सुविधाएं बंद कर सकती है। नीलामी, यदि बकाया राशि बहुत ज्यादा हो जाती है तो सोसाइटी रजिस्ट्रार के माध्यम से फ्लैट की नीलामी भी करवा सकती है। कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है, लेकिन इसका परिणाम मामले की जटिलता पर निर्भर करता है। तो कड़ी सजा का प्रावधान है अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं। अगर आप मेंटेनेंस पर डिफॉल्ट करते हैं तब तो मेंटेनेंस रेगुलर दीजिए, ये आपके फायदे के लिए है। यहाँ पर मैं एक हाउसिंग सोसाइटी के डिफॉल्टरों का बकाया का लिस्ट दे रहा हूं, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए मेंटेनेंस बकाया है। सोचिए अगर 1.5 लाख रुपए बकाया रहेगा मेंटेनेंस के तौर पर तो सोसाइटी में साफ सफाई का काम, रोशनी का काम कैसे पूरा होगा। और अगर पानी बिल जमा नहीं करेंगे समय से तो नगर पालिका पानी का कनेक्शन काट सकती है, और अगर सोसाइटी का बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा तो सोसाइटी का बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है मेंटेनेंस के अभाव में। तो मेंटेनेंस समय पर दीजिए, मेंटेनेंस बकाया मत रखिए तो आपके हित में रहेगा। अब मेंटेनेंस को लेकर के अगर विवाद होता है तो उसके निपटाने की क्या प्रक्रिया है। रख रखाव शुल्क से संबंधित किसी भी विवाद को पहले प्रबंधन समिति यानी सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के माध्यम से उठाया जा सकता है, और अगर हल नहीं होता है तो सहकारी न्यायालय या रजिस्ट्रार के पास ले जाया जा सकता है। अगर बिल ज्यादा लगे तो कमेटी से बात करें। टिप 1, डिजिटल पेमेंट यूज करें और रसीद साथ में रखें। टिप 2, फंड मिसयूज का शक हो तो डिप्टी रजिस्ट्रार को लिखित कंप्लेंट करें, लेकिन उससे पहले अपनी मैनेजिंग कमेटी से जरूर बात करें। तो दोस्तों, हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में आज इतना ही। आज हमने देखा कि मेंटेनेंस सिर्फ बोझ नहीं बल्कि सोसाइटी की रीढ़ है। 90% लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं। लाइक करें अगर हेल्पफुल लगा, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और खास मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।